पाकिस्तानी शहरी और हिंदुस्तानी शहरी पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने एक जंग लड़ते रहे। लेकिन आज इसराइल की तरफ से ईरान पर दूसरा बड़ा हमला हो चुका है, जिसमें बात की जा रही है कि तेहरान को टारगेट किया गया है और इसमें ईरानियन की जो किलिंग बताई जा रही है, 128 ईरानियन जो है शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमले में 100 से ज्यादा जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं और इस वक्त नेतन्याहू का एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बात कर रहे हैं खामिनाई चाहिए, जब तक खामिनाई नहीं मारा जाता तब तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस को चुना ताकि वे हेलेनिज्म यानी ग्रीक सभ्यता को समर्थन का संदेश दे सकें और अंकारा यानी तुर्की सरकार को एक परोक्ष लेकिन सख्त चेतावनी भी दे सके। इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज्यादा, हमारे से ज्यादा गुर्बत थी। वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे दिल में चाहे गाली भी दे रही हो राम राम कर रहे हैं। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है। नोट पे लिखा है 5000, रह नहीं गया वो 2000 का। इससे बड़ा फ्रॉड मुमकिन है। इस साड़ियां तो हुकूमत डबल छा ने पुलिस रखी है, अमन अमान है ही नहीं। मायूसी फैलती हुई एनडीपी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 24 करोड़ लीटर जाली दूध डेली। अकरार साहब कौन पी रहे हैं वो? आबादी कंट्रोल। तुमसे लॉ एंड ऑर्डर, तुमसे ट्रैफिक नहीं संभाली। हुजूर के से पहले और बाद मेरी सब फर्क है। भारत दुनिया में अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करके इंडियन लॉबी से पाकिस्तान को किस तरह से आइसोलेट कर रहा है, ये बताएं। देखें, अभी जैसे आपने देखा होगा कि मलेशिया में उन्होंने अपना एक वफ्द भेजा पूरा, और उस वफ्द को ये मैसेज दिया गया कि आपने जाके वहाँ पे ये जो सिंदूर ऑपरेशन था इसके बारे में ब्रीफ करना है कि ये कितना कामयाब सक्सेसफुल ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने मलेशियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इनको ना बुलाएं, इनकी बात ना सुने, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बात को रद्द कर दिया। एक जंग का, एक युद्ध का, एक घुमसान के रन का मंजर था। ऐसा लग रहा था कि जंग इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो जब होनी है। बरतानिया में, लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने एक जो रोड थी वो एक तरफ हिंदुस्तानी शहरियों से भरी हुई थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी शहरियों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो जो युद्ध है, वो जो जंग है, जो खुदा ना खास्ता शायद बॉर्डर्स पर लड़ी जानी है, वो आज बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने खूनख्वार तरीके से लड़ी भी जानी है और उसका फैसला भी शायद वहीं होना है। चले, ये सब कुछ तो इसलिए हुआ कि जो हिंदुस्तानी पब्लिक थी और ज़रूर इसके पीछे उनकी हुकूमत होगी, रॉ होगी, उनका सफारत खाना होगा या उनके कुछ मुतहारब ग्रुप होंगे जिन्होंने कॉल दे रखी थी कि हिंदुस्तानी शहरी पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने जमा होकर वहाँ पर शदीद एहतजाज करें। तो जब पाकिस्तानियों को ये पता चला तो वो भी जौक दर जौक अपनी एम्बेसी के सामने वहाँ पर जमा हुए और एक घमसान का रन पड़ा। ये तो नारेबाजी होती रही, वहाँ पर हुल्लड़बाजी भी हुई, एक तरह से वो मेला भी लग रहा था, एक तरह से युद्ध मतलब कि जंग भी लग रही थी, दंगल भी लग रहा था, घमसान का रन भी लग रहा था, गाली गलोच भी हो रही थी, नारेबाजी भी हो रही थी, एक दूसरे के ऊपर धमकी अमेज नारे, स्लर्स, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बीचों बीच एक पाकिस्तानी रियासती रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसी हरकत की जिससे हमें यह पता चल गया कि हम रियासती तौर पर कितने कमज़ोर हैं। हमें यह पता चल गया कि हम इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं उन्हें या तो हम प्रॉपर ट्रेन नहीं करते, उन्हें आज की दुनिया है, 2025 की दुनिया की जो रियलिटीज़ हैं, जो सेंसिटिविटीज़ हैं, जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, जो सोशल रियलिटीज़ हैं, उनके साथ ना तो हमने उन्हें रोशनास करवाया है, ना ही उनकी कोई ट्रेनिंग करवाई है। शायद उसकी एक वजह यह है कि वो बाकायदा किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तालीम याफ्ता नहीं होते। ये मुझे नहीं पता, हो सकता वो हों, उन्होंने पढ़ रखा हो, लेकिन अगर हो तो लगता है कि प्रोफेशनल डिग्री की होगी, मीन प्रॉपर जो अंडरग्रेड है किसी यूनिवर्सिटी से या मास्टर डिग्री है वो नहीं की होगी। वरना आज के 2025 के या पिछले 10 साल में भी उन्होंने अगर किसी यूनिवर्सिटी में से कुछ पढ़ा होता तो यकीनन उन्हें पता होता कि बहुत सारी चीज़ें जो आज से पहले शायद एप्रोप्रिएट समझी जाती हों अब वो इनएप्रोप्रिएट हैं। ऐसा ही एक मुजाहरा हमने पिछले दिनों अपने आर्मी चीफ को भी करते देखा था। चलें, आर्मी चीफ की बात पर या उनकी तकरीर पर तो बात होती रहेगी, लेकिन ऐसा ही एक समा या ऐसा ही एक मंजर आज हमने पाकिस्तान की बरतानिया में एम्बेसी सफारत खाने में मामूर पाकिस्तानी कर्नल तैमूर राहत का भी एक कारनामा देखा। आपको वीडियो दिखाते हैं, आप देखेंगे। आप में से भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं शायद उन्हें यह बात इतनी मायूब ना लगे, लेकिन इंटरनेशनली आज के मौजूदा हालात में यह बात बहुत मायूब है। ये ज़रा गौर से वीडियो देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये कर्नल साहब हैं, ये वहाँ पर शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ इनका नाम कर्नल तैमूर राहत है, यही सोशल मीडिया के ऊपर सभी लोग बता रहे हैं। और ये गालिबन पाकिस्तान के बरतानिया के सफारत खाने में मिलिट्री अटैचे हैं और ये वहां पर खड़े होकर गला काटने का इशारा कर रहे हैं। जी हां, पहले तो ये कप ले आए एक चाय का, वही अभिनंदन वाला, फिर इन्होंने एक पोस्टर पकड़ा हुआ था अभिनंदन वाला, उसके बाद लोगों को दिखा के जो इंडियन
वहाँ पर शहरी आए थे और वो नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें मजीद इंस्टिगेट कर रहे थे। हालांकि डिप्लोमेसी में हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते। जो बाजार में बाहर लोग खड़े हैं उनको बाजार में बाहर खड़े लोग बाजारी तरीके से जवाब देते हुए अच्छे लगते हैं। आप एक तो सफारत खाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ऐसी इमेच्योर हरकतें करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप अपने सीने पर पाकिस्तान का फ्लैग सजाए हुए हैं। आपको बहुत ही मैच्योर हरकतें करनी। एक तो वैसे भी वो जो भी हरकतें हो रही थी कि आपने वो प्ले कार्ड पकड़ा हुआ था अभिनंदन वाला, फिर चाय का कप दिखा रहे थे, वो कोई छोटा बच्चा तो कर सकता है, कोई टीनेजर तो कर सकता है। आपको ऐसी चीज़ें कर्नल साहब जेब नहीं देती थी। लेकिन चलें, आपने वो कर लिया। आपकी पर्सनैलिटी में चलें होगा थोड़ा सा ऐसा, इसमें कोई जज करने की बात नहीं है। आप थोड़े जज्बाती होंगे, आप इमोशनल होंगे और इमोशनली ड्रिवन होके, और अगर आप इतने इमोशनल और इमोशंस में ड्रिवन होते हैं तो ये पोजीशन फिर आपके लिए दुरुस्त नहीं है। क्योंकि लंदन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वाशिंगटन डीसी के बाद सबसे बड़ा और अहम मरकज़ है पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तानी सफारत खाना है। तो जितने भी फॉर्मर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो वाउच करेंगे जो मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका कंडक्ट था ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स या इवन एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसमें भी नहीं आता। लेकिन अब हिंदुस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में आपका ये स्लिट करने वाला, गला काटने वाला जो इशारा है, वो भी लंदन की सरजमीन पर, आल्दो कि आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, आपके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं गालिबन हो सकती, लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो आपको लीगल ग्राउंड्स पे है ना। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपका और आपकी इस हरकत की वजह से पाकिस्तान के बिहेवियर का जो मजाक उड़ना है, या एक इंप्रेशन एक्सट्रीमिज्म का, या एक इमेज क्रिएट होना है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है और गले काटने की बात कर रहा है, वो मेरा ख्याल है उसकी आपको इम्यूनिटी नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान में तो आप रोक लेते हैं, ट्विटर को बैन कर लेते हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तानी अंग्रेजी में ट्वीट्स करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि आपका जो जेस्चर था, आपका जो बिहेवियर था, एक्सप्रेशन था, वो कितना ज़्यादा वायलेंट था, और इसी चीज़ को अब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कसूर आपका नहीं है। पिछले दिनों जब हमने आर्मी चीफ साहब की तकरीर सुनी तो हमें तब भी अंदाज़ा हुआ कि वो भी पिछली सदी में रह रहे हैं। आर्मी चीफ भी 75-80 साल पिछली ज़िंदगी जी रहे हैं। जब उन्होंने दो कौमी नज़रिए की बात की, उसमें हिंदू और मुस्लिम्स के फ़र्क की बात की, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो उस ज़माने में कही जा सकती थी। बहुत सारे सच होते हैं जो ज़माने के साथ बदल जाते हैं, जो पॉलिटिकली, सोशली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली और बहुत सारे तनाज़र में लीगली किसी ज़माने में लीगल होते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं, एक्सेप्टेबल एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बदल जाते हैं। जो चीज़ें हम आज से 50 साल पहले बरतानिया में खड़े होकर कर सकते थे, कह सकते थे, वो आज नहीं कह सकते। बदलते ज़माने के साथ आपने बदलना होता है। बहुत सारी चीज़ें आप कहते भी हैं, लेकिन उन्हें फिर पॉलिटिकली करेक्ट, सोशली करेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनको बयान करते हैं। आर्मी चीफ की जो तकरीर थी वो वाज़े तौर पर ये दिखा रही थी, बता रही थी कि आर्मी चीफ का वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, या जो मॉडर्न दुनिया आज कल इकोनॉमी के हिसाब से या तरक्की के हिसाब से कहते हैं, उसके साथ कोई गहरा इंटरेक्शन नहीं है। वो भी किसी या तो यूनिवर्सिटी में नहीं गए, और अगर गए हैं, माजरत अगर मुझे नहीं पता, मे भी गए हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये वो जो तकरीर कर रहे थे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं जानता या जिसको कोई लगाव नहीं है, ना वो उनकी तरफ है ना हमारी तरफ है, सिर्फ आपकी तकरीर सुनेगा तो वो उसे नफरत अंगेज़, इश्तियाल अंगेज़, एक डिस्क्रिमिनेटरी, एक इंसानियत और मजहबों के दरमियान, मज़ाहब के दरमियान तफरीक और नफरत डालने वाली तकरीर के तौर पर देखेगा, जो किसी सूरत पाकिस्तान के लिए और आपके ओहदे के लिए अच्छा नहीं साबित होगा और पाकिस्तान की जगह साई होगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे आर्मी चीफ को, हमारे कर्नल साहब को, जिन्होंने आज बरतानिया के सफारत खाने में ये इशारा किया, ये समझे बगैर कि इसे पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा कर्नल साहब के इस बिहेवियर को, और पूरी दुनिया इस चीज़ को देखेगी कि कर्नल साहब की या तो ट्रेनिंग नहीं है, या वो मॉडर्न दुनिया के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, उनसे वो नाआशना है। तो उनका एक डिप्लोमेट होना, मिलिट्री अटैचे होना एक मायूब बात है मेरे ख्याल में। उन्होंने आज अपने आप को भी लेट डाउन किया है, अपने ओहदे को भी लेट डाउन किया है, और जो उनकी अपनी डिप्लोमेटिक सर्विस है उसको भी उन्होंने लेट डाउन किया है। उनका इवन कोई जूनियर क्लैरिकल स्टाफ भी वहां खड़े होकर उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, जो बाहर सड़क पे हैं, अगर आपको इतना ही ज्यादा दिल था कि हरकतें हों, तो आप किसी को बुला के बाहर से पाकिस्तानी को, उसको चाय का कप और ये दोनों चीजें दे देते, जो आप पाकिस्तान में बड़ी महारत के साथ लोगों से करवाते हैं ऐसे काम, वहां भी किसी से करवा देते। बट बीइंग मिलिट्री अटैचे या जो भी आपका डेजिग्नेशन, आप वहां वीजा काउंसलर हो या कुछ भी हो, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप वहां पर किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ग्रीस ने यह तय किया है कि वो तुर्की की बुराई की जड़ पर या उसके हेडक्वार्टर्स पर सीधा अटैक करेगा। इसके लिए वो पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, और इसका एक खास मकसद है भारत से यूरोप तक सामान और प्राकृतिक गैस का ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन इसमें रुकावट कौन डाल रहा है?
वो एर्दोगन है और जो चाहता है कि वहाँ के ग्रीक लोग भी उसकी बात माने। यूरोप में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन के रास्ते में साइप्रस गए थे। वापस लौटते समय उन्होंने क्रोएशिया में भी रुकेंगे। साइप्रस की यह यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा होगी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में दौरा किया था। मौजूदा समय में भारत और तुर्की के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच यह दौरा खास महत्व रखता है। पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इससे भारत और तुर्की के बीच तनाव और बढ़ गया है। तुर्की के पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्तों के बीच भारत ने साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने संबंध और गहरे कर लिए हैं, खासकर रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग को लेकर। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रीस दौरा, जो 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, इस बात को साफ दिखाता है कि भारत की विदेश नीति में हमारे क्षेत्र की ओर एक बड़ा और अनोखा बदलाव आया है। अभी ये पक्के तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि भविष्य में भारत और साइप्रस के बीच एक समझौता हो सकता है, जिससे निकोसिया की अहमियत बढ़ेगी। हो सकता है आगे चलकर हम भारतीय सैनिकों और युद्धपोतों को ग्रीक साइप्रस सेना के साथ द्वीप के आसपास गश्त करते हुए देखें। भारत ने अंकारा के साथ सख्ती से पेश आने का फैसला किया है और अब वो साइप्रस रिपब्लिक के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही भारत ग्रीस के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। नई दिल्ली पहली बार तुर्की के ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के मुद्दे में सीधे तौर पर शामिल हो रही है, जिससे पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की पुरानी दादागिरी को चुनौती मिल रही है। भारत ने साफ तौर पर बता दिया है कि तुर्की इस्लामी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को पैसा और समर्थन दे रहा है और कश्मीर में हुए इस्लामी हमले के पीछे भी तुर्की का हाथ है। यह यात्रा साइप्रस को शक्तिशाली और उभरती हुई भारतीय महाशक्ति का एक जियोपॉलिटिकल पार्टनर्स के रूप में सिंबॉलिकली हायर लेवल पर स्थापित करती है। यह तुर्की को दिया गया एक मैसेज है। भारत पाकिस्तान संकट के दौरान तुर्की ने इस्लाम का समर्थन किया था, ड्रोन और अन्य हथियारों के साथ साथ उनके ऑपरेटर्स के माध्यम से भी। भारत यह भूलता नहीं। साइप्रस की यह यात्रा उसी का उत्तर है। आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन हमने देखा है। यहाँ साइप्रस की भूमिका ये है कि साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया, ठीक वैसे ही जैसे मेट्रोपॉलिटन ग्रीस ने भारत के रुख का समर्थन किया। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने भारत की स्थिति को मजबूती दी। यह भारत की ओर से एक पारस्परिक कदम है, साइप्रस को साइप्रस समस्या पर समर्थन प्रदान करना। यह मामला तुर्की द्वारा साइप्रस पर किए गए इलीगल इन्वेजन और ऑक्यूपेशन से संबंधित है। साथ ही इसमें पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी कड़ी निंदा की गई है। IMC रूट यानी इंडो मेडिटेरेनियन एनर्जी कॉरिडोर भारत, मध्य पूर्व, साइप्रस और यूरोप को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रूट है। साइप्रस की IMC में जनरल पार्टनरशिप से साइप्रस सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि दुनिया के एनर्जी मैप पर आ गया है। हमारे एजेंडे में G7 से पहले कनाडा की यात्रा और साइप्रस की सदस्यता शामिल थी। कुछ अहम समझौते हुए और भारत से 100 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी गया। यूरोपियन यूनियन की ओर से साइप्रस के लिए समर्थन की बात जरूर है, लेकिन अभी सिर्फ बोलचाल में, असल में नहीं। भारत कश्मीर मुद्दे पर ग्रीस और साइप्रस से मिले समर्थन के बदले में उन्हें भी समर्थन देने का संकेत देता है। भारत ग्रीस और साइप्रस को उनके कब्जे से जुड़े मुद्दों पर समर्थन दे रहा है। ये ग्रीस को दिखाता है कि अगर हम चाहें तो हेलेनिज्म को एक नई रणनीतिक पहचान मिल सकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ पश्चिमी देशों के गठजोड़ में फंसे रहना चाहते हैं जो तुर्की को ज्यादा अहमियत देता है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था। वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जिधर मर्जी चले जाएँ, जैसे मर्जी कर लें। G7 की बजाय जाके बेशक ट्रम्प के गोटो गिड्डो में बैठ जाए, जाके होना फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होना? मतलब देखिए, हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद उनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई। कह लें कि F-35 एंड SU-57 अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं, और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट किया है US ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही कि इन्वाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इन्वाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। अगर हम लोग साइप्रस की बात करें तो 20 सालों में नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिन्होंने कह लें कि साइप्रस को
विजिट किया है और बहुत ज़्यादा जो अपने रिलेशंस हैं वो निकोस के साथ डीपन करने की बात की गई है और बहुत सारे ऐसे मसले मसाले जिन पर डिस्कशन भी की गई है साइप्रस के अंदर। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो साइप्रस की टर्की के साथ काफ़ी ज़्यादा रिवलरी नजर आती है हम लोगों को, क्योंकि टर्की ने इंडो पाक वॉर के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। सेकेंडली डायरेक्ट कह लें कि साइप्रस से G7 की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं, रेड कार्पेट बिछ चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जा चुका है। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा इस G7 मीटिंग के अंदर। जो लोग कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी को मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया जा रहा, उनको इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ये 2014 के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ पर लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि अब बात बदल देनी चाहिए और अब उनको इन्वाइट किया गया है। तो अब जो कह रहे थे कि नहीं इन्वाइट किया गया वो लोगों को काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब तो। दो कौड़ी के चूड़ों की औकात सामने आ गई। अच्छा, एक मिनट। ठगों की, पेट्रोल चोरों की, तेल चोरी की, मुसलमानों के कातिलों की, आलम इंसानियत के कातिलों की, हिरोशिमा से लेके आज तक की तारीख देख लो, हर जगह इंसानियत का कातिल ये अमेरिका निकला है। आप एक बात मेरी याद रखना, अमेरिका को इसराइल की जरूरत है, इसराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं। आधा किलोमीटर लंबा होता है एक जहाज, 237 गिराए, करोड़ों कंटेनर रेड सी के अंदर दफन कर दिए। आओ ना लेके आओ, बिस्मिल्लाह करो। चलो इन पाकिस्तानियों की, इन लोगों की जिनको तकलीफ है, इनकी तकलीफ दूर कर दो ना, एक जहाज ले आओ ना, क्या होता है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा हैं। 8,000 को तैनात किया गया हैफा पोर्ट पे, 10,000 लेबनान और इसराइल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, जबकि 3,000 को ये डिप्लॉय कर रहे हैं रफा क्रॉसिंग के ऊपर। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई है। मैं वादा करता हूं नरेंद्र मोदी 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे तुम्हारे हैफा से। हम उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन इस्लाम का परचम लगेगा बैतुल मुकद्दस पे, यरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा और हैफा पोर्ट सिटी इसराइल गरक हो जाएगा। इसके साथ ही इंडिया की मईशत को गरक करेंगे। हमने 4 नवंबर को इनको आगाह किया था कि इस जंग का हिस्सा ना बनना। ये मुसलसल अपने फौजी भेजते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा इंडिया में। इंडिया को बताऊं, उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया, पाकिस्तानी माओ बहनों को तुमने फकीर का, तो उसी दिन तुम्हारा अंजाम मैंने पेश किया कि तुम्हारी मैशियत को फैसल रजा अब्दी 26 नवंबर 2026 से पहले 3 बार जमीन पर पटक के मारेगा, जिसमें पहला हमला होगा हैफा पोर्ट सिटी का। इसको गरक करके तुम्हें हमेशा के लिए गर्क कर देंगे। आओ बताओ, तुमने हैफा पोर्ट सिटी से अब तक कितने कंटेनरों की ट्रांजैक्शन किए 6 महीने में? एक भी नहीं। तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं। तुम आज तक यहां पे पाबंद हो। डरना उस दिन से जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि अब रेड सी में भी तुम्हारा कोई जहाज नहीं जाएगा, फिर हम उसको भी गर्क करेंगे। पीछे हट जाओ। ये 18,000 जो जानवर लेके आए हो तुम हमारी मुसलमान माओ बहनों को मारने के लिए, इनको लेके दफा हो जाओ इसराइल से, नहीं तो फिर तुम्हें वासिले जहन्नुम करेंगे और तुम्हारी चिता का जो खर्च है वो मैं बचाऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। यूके में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने भारतीयों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रदर्शन किया। जैसे ही एक हवाई यूके में रह रहे पाकिस्तानियों को पता चली, वो भी वहां पर इकट्ठे होकर भारत के खिलाफ नारे लगाने लगे, जिसे भारतीयों ने रगड़ दिया। वहीं यूके में पाकिस्तानी राजदूत की एक हरकत देखने को मिली। पाकिस्तानी राजदूत प्रदर्शन कर रहे भारतीयों को इशारा कर रहे थे, गर्दन पर उंगली फेर कर गर्दन उड़ाने का इशारा कर रहे थे, जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। अपने जाहिल और मदरसा छाप होने का सबूत दे रहे थे। हर पाकिस्तानी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या आम नागरिक, उनको शिक्षा मदरसों में ही मिली है, जहां उन्हें बम पटाखे वाली बातें सिखाई जाती हैं, गजवाई हिंद की बातें सिखाई जाती हैं। वैसे तो वो वैसे ही हरकतें करेंगे। इन जाहिलों के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनके दिमाग में तो जिहाद करना लिखा होता है, कूट कूट भरा होता है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।